That is using 1 unit of electricity, how long can you listen a transistor radio of power 1 watt? ठीक है, तो दिया गया है, उसकी पावर दी गई है और हम कितनी देर में इसे सुन सकते हैं, कितनी देर तक ट्रांजिस्टर सुन सकते हैं। तो जरा देखो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अच्छा, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, पावर कितनी दी है बताइए। 1 वॉट दी है और टाइम पूछा गया है, और ये बात सही है। लेकिन ये तो 1 किलोवाट है, तो मैं इसे क्या कर दूं, 1000 वॉट। 1 किलोवाट को बदला है और इंटू 1 आवर, आवर को नहीं बदला है। ओके, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 वॉट इंटू टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा बताओ, 1000 वाट अपॉन इंटू 1 आवर। तो ये वॉट से वॉट कट गया, तो कितने घंटे तक ट्रांजिस्टर सुन सकते हो। 1000 सो दैट इज 1000 आवर्स। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये लो, चलो। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of current of 0.5 ampere is drawn by a filament। करंट कितनी दी गई है 0.5 और टाइम कितना दिया गया है, टाइम 10 मिनट, यानी 10 इंटू 1 मिनट को कितना लिख सकते हैं, 60 सेकंड। तो दैट इज 600 सेकेंड। सो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्यू का फार्मूला बताओ। W डब्ल्यू से तुम्हें क्या लेना अच्छा चाहिए, 80 सर। ठीक है। सो ये चीज हो जाएगी। सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, वो नहीं यूज करना है। तो चलिए, दैट इज 0.5 एम्पियर और 600 सेकेंड, तो 0.5 कूलम पर सेकेंड इंटू 600 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो कितना आ गया 300 कूलम चार्ज। थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय वेरी विद टेम्परेचर। सो अब जरा देखो कि व्हेन एलॉय इज हीटेड अप, एलॉय अगर हीटेड अप होगा देन कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, क्या बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर तेज चलेंगे तो क्या ज्यादा टकराएंगे, इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ गया ना तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इंक्रीजेस, और फिर फर्दर बताओ R क्या होता है, rho L by A। So when rho increases, then the resistance of alloy increases। जो स्टैंडर्ड एलॉय होते हैं, वैसे तो जो रो टी का फार्मूला होता है रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है, जिसे कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहते हैं। अगर स्टैंडर्ड एलॉय है तो बहुत थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटिन, मैंगानीज, तो लेकिन बढ़ता जरूर, ठीक है। इनमें से किसी को भी चेंज करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा।
इफ alloy is heated then resistance increases, इतना भी लिख दोगे तो सही है आंसर। नहीं अगर सर जैसे ये रो है लेंथ एरिया प्रोडक्शन किसी को भी इंक्रीज करना है रेजिस्टेंस हाँ, तो इसमें ये बढ़ जाए लेकिन रो खुद किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। तो ये बढ़ गया तो ये बढ़ गया, अदरवाइज वही टेम्परेचर रहता तो क्या बढ़ता? सो फर्दर तो क्या लिखेंगे बताइए? सो एज R is proportional to rho, so resistance क्या हो जाएगा उसका? इंक्रीजेस हो जाएगा। चौथा सवाल देखें। A heater joined in parallel with 60 watt bulb is connected to the mains. If 60 watt bulb is replaced by 100 watt bulb, will the rate of heat produced by the heater remain same in comparison? तो पहले हमने 60 watt का बल्ब लिया और उसको मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया और बाद में हमने उसी 60 वाट के बल्ब को किससे रिप्लेस कर दिया? 100 वाट के बल्ब से रिप्लेस कर दिया। मेन से मेन सप्लाई 220 वोल्ट की होती है, सही है? तो आपसे पूछा जा रहा है विल द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द हीटर रिमेन सेम और डिफरेंट? सेम होगी कि डिफरेंट होगी? बताइए। हाँ? तो आंसर बताओ सुनील। फोर 45 तक डिस्कस करेंगे, फिर 4:45 से बात कर सकते हैं किसी का टेस्ट। चलो हाँ, तो आंसर क्या होगा इसका बताइए? ये पॉइंट 11 फर्स्ट वाले का तो नहीं, मतलब रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। नहीं सर घटेगी, मतलब 60 वाट है तो मतलब 100 वाट है तो घटेगी, मतलब घट जाएगी, ये सही है। तो लिखा है जैसा अंकुर राज ने बताया कि रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इट इज इक्वल्स टू हीट अपॉन टाइम। और बताओ H/T क्या होता है? पावर। H/T क्या होता है? जब तुमने ज्यादा वाट का बल्ब लगा दिया तो अपने आप ही पावर बढ़ गई, वो वहीं पे दिखा दिया, ठीक है? एज replaced bulb is of more power. replaced bulb कितने का है? more power, so rate of heat produced increases, इसलिए क्या हो गई है वो? अगला क्वेश्चन देखें, 5th क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन देखें। Nichrome and copper wire of same length and same radius are connected in series. Current I is passed through them. Why does the nichrome wire get heated first? एक नाइक्रोम वायर लिया और एक कॉपर वायर है। कॉपर वायर का तो सर्किट ही होता है पूरा, तो ठीक है, फिर भी मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं कि इसमें कनेक्टेड है नाइक्रोम और दूसरा कौन सा है? कॉपर वायर। तो और दोनों में करंट कितनी फ्लो कर रही है? आई। तो कह रहे ये ज्यादा हीटेड अब ज्योत्सना क्यों हो जाएगा? पहले बताओ। नाइक्रोम तो तुम्हारे जो रूम हीटर का वायर है वही नाइक्रोम है ना, और कॉपर तो सब पूरी वायरिंग कॉपर की है, तो ये सब नहीं हीट हो रहे हैं, ये हो रहा है। बताइए अंकुर राज, आप बताओ। मेल्टिंग पॉइंट करेक्ट। एज पर जूल्स हीटिंग लॉ, जूल्स हीटिंग लॉ के हिसाब से क्या होता है कि जो H होता है वो किसके इक्वल होता है बताइए?
I स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू टी। अब दोनों में करंट सेम है और टाइम भी सेम है, जो करंट फ्लो करेगी तो दोनों में ही सेम करेगी कि नहीं। लेकिन नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, वो 100 गुना ज़्यादा होता है। एलॉयस का रेजिस्टेंस कितना होता है, तुम्हारे पास टेबल बनी हुई है, रेजिस्टिविटी ही 100 गुना ज़्यादा होती है। सो एज आई इन बोथ वायर इज सेम, क्योंकि वही एक सर्किट में तो एक ही करंट फ्लो करेगी, और टी बताओ is same, but resistance of nichrome wire वो कैसा होगा, is more than copper। तो इसलिए हम ये जान गए हैं कि हीट अब किस पर डिपेंड करने वाली है। जब ये सब कांस्टेंट है तो किस पर डिपेंड करती है बताओ, I एंड T कांस्टेंट है, यही तो जूल्स हीटिंग लॉ है। So nichrome wire get heated first, सही है। So nichrome wire get heated first। अब देखिए अगला सवाल देखिए, 6th क्वेश्चन, स्टेट द फॉर्मूला कोरिलेटिंग द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर एंड द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट, ऑल्सो शो द रिलेशनशिप बाय ड्राइंग अ डायग्राम। तो इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज अप्लाइड, इसके लिए कोई रिलेशन बताओ। ओम्स लॉ वाला, ओम्स लॉ अगर बताना है तो ओम्स लॉ का फिर पूरा जो डायग्राम है वो इसमें आपको बताना पड़ेगा। ओम्स लॉ का जो सर्किट डायग्राम है ना वही पूरा बनाना पड़ेगा। चलिए so what is the law? It is Ohm's law, which states that current flowing through a conductor is directly proportional to it is directly proportional to पूजा सेंटेंस पूरा करो। हाँ आप बोलो वंदना। Current flowing through a conductor is directly proportional to the सुनील आप पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड Across the applied across its ends। सेंटेंस पूरा करो पूजा। हाँ बताइए across its end बोलो across its end provided पूरी बात बोलो। प्रोवाइडेड and temperature remains constant। अब देखो ओम्स लॉ नहीं आ रहा, पूजा की क्या दशा होगी, और डरती भी नहीं, वीर है पूरी। ठीक है, सो V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल्स टू IR। अब जरा देखो तो ऐसे हम बहुत सारे बना देंगे, फिर इसमें एक एमीटर लगा देंगे और एक रजिस्टर लगा देंगे। रजिस्टर लगाने के बाद की लगा देंगे। की होने के बाद क्या होगा,
ये जॉकी है। अब इसको कहीं पर भी इसको टैप कर दो, जहाँ पे टैप करना है कर दीजिए। तो जैसा वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज यहाँ से नहीं लेना तो इस पे भी ले सकते हो, क्योंकि वही वोल्टेज यहाँ भी आ जाएगा। तो V और I का A का रेशो ले लेना करंट का। इस एन को प्लस लिखना, इसको माइनस लिखना, यहाँ से ऐसे दिखाना, यहाँ भी प्लस यहाँ भी माइनस, प्लस की तरफ प्लस यहाँ की तरफ माइनस। तो आपसे क्या पूछा गया है, ऑल्सो शो द रिलेशनशिप बाई शोइंग द डायग्राम। यही चीज हो गई, ठीक। तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ V, we will get different value of I, और that is V by I it is equals to R। यहाँ पर 1 2 करना कुछ नहीं है, बट आपको दिखा देना है कि ये इसका स्कीमेटिक प्लान है। हाउ विल वेरीफाई ओम्स लॉ, R comes as constant। ओके, ठीक। चलो now question number 7, should the resistance of an ammeter be low or high? Jyotsna, give reason। सर लास्ट का बताना। ठीक है, निष्का, अंकुर राजूली। सर रेजिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है ना। करेक्ट। जैसा कि इन्होंने बताया कि अमीटर is connected in series of electric circuit। So, अगर कोई ये देखने के लिए निकला है कि गाड़ियां कितनी जानी और रास्ते में खड़ा हो जाता है, अगर जाने नहीं दूंगा एक भी गाड़ी को, जाके दिखाओ, तो ऐसी स्थिति में वो गाड़ी क्या मेजर करेगा। सो इट्स रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो, and for ideal emitter it is 0। ठीक है, क्योंकि वो तो अब सर्किट में जाने ही ना दे करंट को, कहते हम तो रास्ते में खड़े, आप जाके दिखाओ। जो मेजर करने वाला उसको तो छुप के पेड़ के पीछे देखना चाहिए, वो गाड़ी वाले लेकर के स्पीडोमीटर। तो दैट इज सो इट्स रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, वेरी लो, शुड बी वेरी लो। ठीक है, फॉर आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, उसे गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। फॉर आइडियल एमीटर इट्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है। वोल्ट मीटर के केस में भी ऐसा कुछ है क्या ज्योत्सना? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी करंट है उसे यहां से जाना होगा, इससे नहीं जाना है, ये सिर्फ मेजर करने के लिए। एंड फॉर आइडियल वोल्ट मीटर इट्स जो भी रेजिस्टेंस है इट शुड बी इनफाइनाइट। ये लिखना नहीं, फिर भी लिखा दे रहा हूं। फॉर वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए और इसका रेजिस्टेंस 20,000 ओम। समझ आ गई वैल्यू? सो फॉर वोल्ट मीटर विच इज कनेक्टेड इन, कैसे कनेक्ट किया जाता है? इन पैरेलल, तो वहां से कोई करंट नहीं जानी चाहिए। सो इट्स रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई। वेरी हाई का मतलब यहाँ 20 ओम है तो इसे 20,000 ओम होना चाहिए, ऐसा अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ। फॉर आइडियल वोल्ट मीटर इट्स रेजिस्टेंस कैसा होगा? इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। That is a heating coil is rated 100 watt, 200 volt. It is cut into identical parts and both parts are connected together in parallel to same source. तो
हीटिंग कॉइल है 100 वॉट की है। 100 वॉट कितने पे देती है? 200 वोल्ट। वैसे 220 वोल्ट है इसमें जो मेन सोर्स है, लेकिन 200 पे भी लगा दोगे तो 100 वॉट तक की वो पावर देगी। हमने इसको क्या किया? इट इज कट into two identical parts and both parts are connected together। मैंने इसे दो पार्ट में कट कर दिया। ठीक है, तो ये मुझे बताओ कि पावर का V के टर्म्स में क्या फार्मूला है? निष्का करेक्ट, दैट इज V स्क्वायर बाई R। और अब उसी R को आधा आधा कर देंगे। हमें तो R चाहिए ना, और लेंथ आधी आधी करोगे। अभी कल एक क्वेश्चन किया था, 5 बार उसको 5 टाइम्स किया था तो R/5 हो गई थी कि नहीं? तो पहले तो R निकालो। तो इससे क्या पता चलता है बताओ? 200 स्क्वायर बाई R, तो R कितना हो गया बताइए? 400 ओम। When wire is divided into two equal pieces, तो हर्षिता ईच इसका पार्ट का कितना रेजिस्टेंस होगा? अब आप बताइए। दैट इज 200। हाँ बोलो बोलो, अच्छा बताओ, बोलो 200। आगे तो बोलो 200 क्या? हाँ ठीक है। व्हेन रेजिस्टर is divided into two equal parts। सर एक बार और। ये है पावर। ये क्या चीज दी बोलो? और ये क्या दिया है? वोल्टेज। क्या तुम पावर और वोल्टेज की मदद से रेजिस्टेंस निकाल सकती हो? कैसे निकालोगी? यहां से देखो, R पावर की जगह 100 रख दिया, वोल्टेज रख दिया, R उधर ले जाओगे तो 100। अच्छा बताओ, रेजिस्टेंस इतना है, और रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? L पे। L ही तुम आधा कर दोगे तो क्या रेजिस्टेंस आधा नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके से डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, देन रेजिस्टेंस ऑफ ईच कितना हो जाएगा? 200 ओम। बोलो बात सही है? इसका और साथ में जोड़ दो तो सीरीज में तो तुमको मालूम ही है कि 200 ओम और 200 ओम मिलके तो फिर से 400 ओम हो जाएगा। जोड़ ही दो साथ में, तो R1 प्लस R2 वही फिर वही हो जाएगा कि नहीं? तो इस तरीके से देन रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इस 200 ओम। ये 200 ओम हो गया। अब देखिए, अगर आपने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो स्नेहा, ये दोनों देखो इसमें क्या लिखे गए हैं? दैट इज पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, सेम सोर्स है। सोर्स हमने 200 वोल्ट का ही लिया है। ये देखो 200 वोल्ट में सप्लाई का, और दोनों ही 100 ओम के हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? करेक्ट। सुनील आप भी बताइए। करेक्ट, क्योंकि कल से 3 बार बताया जा चुका है। तो अब यहाँ पर देखो, जो 1/RP क्या होता है? 1/R प्लस 1/R। आप इसे R1 प्लस R2 लिख दे, बाकी वैल्यू डाल दीजिएगा। सही है? रिवीजन करने की जरूरत है। कल से 3 बार बताया जा चुका, फिर भी तुम वहीं अटकी हुई हो। रिवाइज ही करके नहीं आती हो, रोज बस वैसे के वैसे चली आती हो। ऐसे कैसे चलेगा? 1/100 प्लस 1/100 तो 100 है। 1/RP तो बताइए 1/RP कितना हो जाएगा? इसको दोनों को इन्वर्ट करो तो RP कितना हो जाएगा? 100/2 50 ओम। क्या और भी कुछ पूछा गया है? कैलकुलेट द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड इन न्यू कॉम्बिनेशन।
इस न्यू कॉम्बिनेशन में आपको एनर्जी लिबरेटेड पता करनी है पर सेकेंड। अच्छा, आपने क्या इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया है? टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 50 ओम। 50 ओम आया। अच्छा, ये मुझे बताओ कि हीट रिलीज्ड का फार्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो दैट इज आई स्क्वायर आर टी होता है। तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर। हमारे पास आई है नहीं, आई निकालना भी हम नहीं चाहते। और कोई फार्मूला बताओ। पी इंटू टी। ये ठीक है, दैट इज P इंटू टी। और P की जगह क्या लिखो? 100 वाट। करेक्ट, V स्क्वायर बाई। सॉरी, अच्छा बताया आपने, क्योंकि V भी दिया है। अच्छा, इन दोनों का मिला के कितना रेजिस्टेंस आ गया? 50। वो यहाँ रख सकते हैं, सही है। और सब कुछ बिल्कुल स्टैंडर्ड है, और साथ में टाइम भी स्टैंडर्ड है। टी की जगह मोनिका क्या रखोगी? पेपर हमसे मांगो ना, पेपर पे कितना रखोगी? करेक्ट। देखो मोनिका कितनी तेज हो गई, जीने जरूर बोलती है लेकिन है एक्यूरेट। सेकंड। कितना रखोगे? 1 सेकंड। 1 सेकंड है तो 1 सेकंड रखना, सही है। अब जरा देखो मोनिका, सारी वैल्यू प्लेस करो। हीट रिलीज पूछा गया, वैल्यू प्लेस करिए। वंदना आप करो। 200 स्क्वायर 200 स्क्वायर, आगे बोलिए। अपॉन 50 अपॉन 50 इंटू into 1 1, क्योंकि सब ऐसा ही सिस्टम में रखना है। तो कितना आ जाएगा बोलो? 400 अपॉन 50। अच्छा बताया तुमने, तुम टैलेंटेड हो, इससे तुम्हारे टैलेंट का पता चल गया। नाउ इट इज 800, बोलो बात समझ आ गई? इज हीट रिलीज्ड। 1 सेकंड। छूटते ही गलती करती हो। अगला देखो, 9th क्वेश्चन। A 12 volt battery is connected to the arrangement of resistance as shown। तो 12 वोल्ट की बैटरी इसमें कनेक्ट कर दी गई और आपसे पूछा क्या गया है? टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें 4 रजिस्टर हैं और हर रजिस्टर 10 ओम और 20 ओम 5 ओम 25। and 5 ohm and this is 25 ohm ऐसा दिया है। और ये 12 वोल्ट है, यहाँ ऐसे लगा दो, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। और ये 2 ब्रांच है, ये फर्स्ट ब्रांच है और ये कैसी है? सेकंड ब्रांच है। इनसे होने वाली करंट इससे फिर रिकलेक्ट होकर इसमें चली जाएगी। चलो, सो रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन फर्स्ट ब्रांच ज्योतिषा क्या हो जाएगा? आयुषी, फर्स्ट ब्रांच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ। परिणामी प्रतिरोध R1 प्लस R2। सर वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि ब्रांच नेम क्या है? ऐसे ही लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दो आप बस अपने उसके लिए। तो 30 ओम है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड ब्रांच, पूजा बोलो। सेकंड ब्रांच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस दो। दैट इज 30 ओम। R3 और प्लस, तो 5 प्लस 25 30 ओम। स्नेहा की जरूरत पड़ी। अब इसका 30 है, इसका 30 है, तो अब ये देखा जाए तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो टोटल अब इनका कितना हो जाएगा? 15 ओम। तो इसमें देखो, इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो 3 डॉट लगा के, तो तब स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? एक सिंगल और ये सिंगल। ये देखो, ये 30 ओम, ये 30 ओम। तो अब मुझे बताइए, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ और सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, पूरे सिस्टम का।
of both parallel branch, यानी 1 and 2, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे 1/RP, और जिनका तुमने निकाला उसे R12 लिखा जाता है। आगे की क्लास में ऐसा आप लिखना सीख जाएंगे, लेकिन अभी से ही लिखो। 112 निकाला तो इसे 12 कहोगे। अब इसमें वैल्यू प्लेस कर दी, सर लास्ट वाला ओके, तो कितना हो जाएगा बताओ। 1/RP is 1/30 प्लस 1/30, क्योंकि इसी को तो यहाँ सिंगल सिंगल शिफ्ट कर दिया है, तो दिस कम्स एज 1 + 1, दिस इज 2/30। तो बताइए RP कितना हो गया 15 ओम। अब आपसे प्रश्न क्या किया जा रहा है, पहले देखिए द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अरेंजमेंट, तो उसके लिए हमने यहीं से आंसर शुरू कर दिया। द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, बी पार्ट देखो जिसना फार्मूला बताओ जिससे हम कर सकें, बताइए। V = IR, तो हम IR पैरेलल लिख दें, पैरेलल में लिखा। I तो पता नहीं है, ये 15 है, तो 12/15, 3 4 या 12, 3 5 या 15, 4/5 यानी 0.8 इज द सर्किट करंट। ये कौन सी करंट है, इस सर्किट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, नीचे का हटा दें। सर वो 1 2 3 4 तो मेंशन करना पड़ेगा ना रेजिस्टेंस वाला। हाँ कर दो इसमें, 1 2 3 4 R1 R2 R3। चलो, what do you mean by short circuit when live wire comes in contact with, ठीक है, न्यूट्रल वायर। मान लीजिए ये एक प्लग है, इससे 2 वायर निकले हुए हैं, और ये आपस में ऐसे होता क्या है कि ये आपस में ऐसे चलते हैं, और लास्ट में क्या होता है, ये प्लग है, ये अल्टीमेटली एक बल्ब से जुड़े होते हैं, ये बल्ब से। लेकिन अगर ये यहीं पे ही टच हो जाए, यहाँ अगर वियर एंड टियर है, तो क्या ये बाईपास नहीं कर देंगे रेजिस्टर। ऐसे में जब बाईपास कर देंगे तो इनफाइनाइट हीट इज प्रोड्यूस एज ए स्पार्क एंड फ्लैश एंड लाइट। इसी को क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। न्यूट्रल वायर ड्यू टू फ्रेइंग, फ्रेइंग का मतलब खराब हो गया है, मींस वियर एंड टियर, फट जाना, वियर खराब हो जाना, ठीक है, एंड बाईपासेस द रजिस्टर। Then it is called short circuit। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ऐसे में क्या होता है कि इट प्रोड्यूसेस, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, हीट, सडन फ्लैश, स्पार्क, ये सब प्रोड्यूस होता है, which leads to fire। इससे फायर हो जाता है। अगला देखें, how does it occur? What are the consequences of
शॉर्ट सर्किट, इट लीड्स टू फायर, इट इज ऑल्सो लेदर टू लाइफ। ये क्या है? ए एंड बी दोनों लिख लो। इट मे बी, फ्रेम का मतलब क्या है? फ्रे का मतलब धीरे धीरे झड़ जाना, गिर जाना कोई चीज, फ्रे आउट। सो इट मे बी लेदर टू लाइफ, ये जानलेवा भी हो सकता है। एंड कैन लीड टू कोलेटरल डैमेज। तुमको मालूम है करोड़ बाग में तो कहीं कपड़ों की दुकान में आग लग जाती है, हजारों लाखों का नुकसान हो जाता है, और वो किसकी वजह से होता है? शॉर्ट सर्किट ही तो है। कोलेटरल का हमारे जान का ही नहीं, माल का भी नुकसान है। So, and it leads to, रोज ही एक तो तुम्हें खबर तो पता चलती होगी, रोज ही न्यूज देखते हो, एक जगह नहीं आता कि आग लग गई शॉर्ट सर्किट। लीड्स टू कोलेटरल डैमेज। चलो अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। Now, the potential difference between 2 points in an electrical circuit is 1 volt. What does it mean? मान लीजिए 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। इसका क्या मतलब है? ये मान लीजिए 1 वोल्ट का आ गया, तो V इज इक्वल टू क्या होता है? W/2। तो अगर इसे 1, जो वर्क डन है 1 जूल लिख दिया जाए, और चार्ज को क्या लिख दिया जाए? 1 कूलम लिख दिया जाए। भाई वर्क डन को तुम क्या लिख सकती हो? 1 जूल। और चार्ज क्या हो सकता है? 1 कूलम। It means when 1 कूलम चार्ज passes, वैसे ही प्लस है तो ये एंड प्लस और ये माइनस है। भाई हायर वोल्टेज से, जैसे गंगा नदी भाई हायर वोल्टेज से तो फिर लोअर की तरफ रहेगी, तो चार्ज तो हमेशा करंट पॉजिटिव से ही तो इसमें फ्लो करती है। तो इसका मतलब है 1 कूलम चार्ज moves from higher potential to lower potential, then it does 1 joule of work, then it is said 1/1 हो जाएगा, तो क्या 1 वोल्ट नहीं हो जाएगा? ठीक है। So when 1 coulomb of charge, ठीक है, moves from one point to other point and does 1 joule of work, जब ये 1 कूलम चार्ज पास करे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और 1 जूल ऑफ वर्क करे, then it is said that the potential difference between these 2 points is 1 volt. it डायरेक्ट फार्मूले से ही, ठीक है। when, तो 1 वोल्ट क्या होगा? वोल्ट लिखोगे तो छोटा भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो सिंपली V लिखना। when 1 कूलम charge moves from higher potential to lower potential, मोनिका सेंटेंस पूरा करो। बोल। एंड इट डज, पूरा बोला करो, पूरा बोलोगे तो करेक्ट भी करवा देंगे। 1 जूल ऑफ वर्क, आगे बोलो। देन बोलिए हर्षिता, देन बोलो आयुषी। आप बताओ, डन लगा नहीं? आप बोलो। हाँ बताइए। वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट। The voltage drop across its ends. Here the potential difference between those 2 points. सबसे सुंदर यही है, इसको कोई नहीं काटेगा। तब उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। Then the potential difference
बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, जिनके बीच से जाने पर वो इतना काम कर रहा है, 2 points is one, वो अगला सवाल देखिए ना। Why does the connecting cord of electric heater not blow while the heating element does? कह रहा है कि अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिक हीटर है तो उसकी कनेक्टिंग कॉर्ड तो ग्लो नहीं करती। ये मान लो जैसे आपके घर में एक हीटर रखा हुआ है, किसी पे खाना भी बनता है, ऐसे हीटर होता है कि नहीं लोगों के घर में, और ये किससे कनेक्टेड होता है, ये तो ये यहीं पे कनेक्टेड है और इससे ये वायर गया हुआ है और वायर से फिर ये, इसको कहते हैं कनेक्टिंग कॉर्ड। और ये हीटिंग एलिमेंट है जो ऊपर नहीं होती कॉइल हीटर में, उसको नाइक्रोम वायर कहते हैं। हीटिंग एलिमेंट हमेशा किसका होता है, एलॉय का। तो ये है हीटिंग एलिमेंट और ये है कनेक्टिंग कॉर्ड। तो ये मुझे बताइए कनेक्टिंग कॉर्ड के ऊपर हाथ रख के तापा जाता है कि हीटिंग एलिमेंट के ऊपर? कनेक्ट, ये कॉपर की होगी और ये किसकी होगी, नाइक्रोम की होगी। दैट इज नाइक्रोम और ये क्या होगी, कॉपर। ये से आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये तो कॉपर ही होगा, ये और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, देखो कि अच्छा जो करंट यहां से आएगी वही तो पूरे में फ्लो करेगी। सो लिखिए हीटिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ एलॉय। वो किसका बना होगा, वो एलॉय कुछ भी हो सकता है, नाइक्रोम भी हो सकता है, टंगस्टन तो नहीं होगा, टंगस्टन के सिर्फ बल्ब बनते हैं, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, ठीक है, और मैंगानीज, इनके हो सकते हैं। हीटिंग एलिमेंट विच हैज 100 टाइम्स हायर रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस इन कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में, कंपेयर्ड टू कनेक्टिंग कॉर्ड यानी कॉपर के कंसर्न में। एंड वी नो, फर्दर बताओ, जूल्स हीटिंग लॉ से तुम निकिता क्या जानती हो कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है, करंट सब में आई जा रही, करंट की चिंता मत करो, एक ही टाइम तक चलेगा, जब तक प्लग लगा रहेगा टाइम भी वही। तो इस तरीके से किस पे डिपेंड करेगा, आर पर। आर ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं। तो अब आप देखिए बाई जूल्स हीटिंग लॉ, H किसके इक्वल होता है बताओ, H इज प्रोपोर्शनल टू R, जबकि I और T क्या हो जाएं, कांस्टेंट। ठीक है, सो ये 100 गुना ज्यादा है नाइक्रोम वायर का। बोलो बात समझ में आ गई आपको। सो नाइक्रोम वायर गेट हीटेड एंड बिकम रेड। सही है, सो नाइक्रोम वायर कैसा हो जाएगा, प्रोड्यूस मोर हीट, 100 टाइम ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। सो नाइक्रोम वायर या हीटिंग एलिमेंट, आप हीटिंग एलिमेंट लिखते ना, ठीक है, प्रोड्यूस मोर हीट एंड बिकम रेड हॉट। वैसे इनवेरिएबली बाजार में जो भी आ रहा है अब आजकल नाइक्रोम का ही आ रहा है, अब पता कर लेना, उससे पूछ भी लेना कहीं भी जाओ लेने के लिए। एंड बिकम रेड हॉट, जबकि ये कूल ही रहता है। सही है, अगला देखो इसी का सी पार्ट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी सबकी दी है। अमंग सिल्वर एंड कॉपर विच वन इज बेटर, निकिता बताओ, इसमें सिल्वर और कॉपर में कौन अच्छा कंडक्टर है।
बताइए, सही है, दैट इज सिल्वर। इसको कैसे लिखेंगे? हमेशा तुमको ये बात मालूम होना चाहिए कि जो कंडक्टिविटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज इक्वल्स टू 1 बाई रेजिस्टिविटी। कहने का मतलब है इट इज 1 बाई रो। सही है। और तुम्हें अगर ये ना लिखना हो तो कंडक्टेंस इट इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस, G इज इक्वल टू 1 बाई आर। तुम्हें क्या पसंद आ रहा है, कंडक्टिविटी की ये? तो अब ये चार्ट हमारे पास रेजिस्टिविटी का है, तो बताओ रेजिस्टिविटी अगर कम होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो बोलो किसकी रेजिस्टिविटी कम है, जरा देख के बताओ, सिल्वर की कि कॉपर की? सिल्वर की कम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। सो देखो, रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज लेसर देन कॉपर, उसके पास छोटा डिनोमिनेटर है, सो इट्स कंडक्टिविटी। सेंटेंस पूरा करो पूजा। क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी कम है इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी भी कम है, इट इज मोर। पूजा उल्टा ही बोलेंगी, इसीलिए इनकी पूजा है, हीरो की पूजा होती है। सो इट्स कंडक्टिविटी इज, बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? काफी वीर है। अब अगला देखो, इसी का सेकंड पार्ट, Which material would you advise to be used, Nishka, in electric heating device and why? बताओ, देख के बताओ, उसी में टेबल पूरी बनी हुई है। आयुषी as second answer, so I would suggest nichrome as, ठीक है, used for electric heating device। सर कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस कुछ नहीं, आर का रिवर्स। आर की यूनिट ओम है, इसकी यूनिट सीमेंस है। सही है, ये डॉक्टर सैमन ने इसको बताया था। तो हमें आप ओम इनवर्स लिख देना, मोह लिख देना, MHO। सही है, लेकिन हमें इससे ले जाना, इतने पे हमारा काम बन जा रहा ना। तो जब ये चीज पता हो जाएगी तो वही चीज है। तो आपको ये बात मालूम है आर क्या होता है? आर का मतलब बताओ, रो एल बाई ए। तो बोलो ए ऊपर चला जाएगा, ए बाई रो एल। क्या यही कंडक्टेंस नहीं हो जाएगी? ये तो बहुत आसान भाई। आर की जगह क्या लिख दो, ये तो ए ऊपर चला गया, बन है बात की नहीं? चलो, लेकिन इससे ज्यादा मतलब नहीं, आपको बता दिया। अभी तक पूछा नहीं गया, यही पूछा गया, ये बता दिया। एक होता है कंडक्टिविटी, एक होता है कंडक्टेंस। तो बुक में सिर्फ कंडक्टिविटी पूछी गई थी ना, तो मैंने कंडक्टिविटी बताई, कंडक्टेंस तो नहीं पूछा गया था। चलो अब मुझे बताओ, I would suggest nichrome used for heating element। क्यों सजेस्ट कर रहे हो ज्योत्सना? As resistance of nichrome, बताओ ये सिल्वर से कितना गुना ज्यादा है? बताओ रेजिस्टिविटी, थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लो, बताओ कितने गुना ज्यादा है? तुरंत इन्होंने बता दिया 10,000। वो कैलकुलेट कर लेते हैं, 100 सीधा वहीं और पावर में भी 100 ज्यादा। समझ आई बात कि नहीं? कहा वो -8 तो ये -6, पावर में भी 100 का मल्टीप्लाई। अगर 16 और 100 लिखो तो 16 कितना होता है? 1.6 है। 80 टाइम्स तो सीधा ले लो, 8,000 तो लोगे ही नहीं। ठीक है, एज
रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम क्या है बताइए? इस बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। वेरी हाई, सिर्फ इतने पे काम नहीं चलेगा। दूसरा क्या लिखोगे? नाइक्रोम इज रोबस्ट मटेरियल, इट इज नॉट डेलिकेट। उसको तोड़ो पटको, टूटेगा नहीं। हाथ से खींचो एक तरफ से तुम, एक तरफ से, और जब टंक्शन छूने से टूट जाता है। तो हमको अगर हीटिंग एलिमेंट चाहिए घर में, तो हीटर अटके पटके जाते हैं, तो टूट ही जाएंगे। तो अगली चीज क्या होगी? दूसरी चीज रेजिस्टिविटी इज हाई। दूसरा क्या लिखोगे? नाइक्रोम इज डक्टाइल, डक्टाइल है। इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एलिवेटेड टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर ये अपनी प्रॉपर्टी छोड़ता नहीं। कोई भी मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो रस्टडी माना जाएगा। सो इट इज डक्टाइल, इट इज रोबस्ट। ये कैसा है? रोबस्ट का मतलब समझते हैं कि बहुत ज्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और इट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। एट हाई टेम्परेचर। तो ये पूछा, लेकिन तुम चुनोगे क्यों? चुनोगे क्यों का तो मैंने कोई आंसर ही नहीं दिया। तो जूल्स हीटिंग लॉ क्या बताता है? आई विल सेलेक्ट इट एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। पूजा ब्रैकेट में क्या लिखा जाए? करेक्ट। आई और टी कांस्टेंट हो तो ये किस पे डिपेंड करेगा? अच्छा जानती हो। और ये किसकी वजह से है? जूल्स हीटिंग लॉ। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 3 incandescent bulbs are connected in series in electric circuit. In other set, 3 bulbs of the same voltage are connected to the parallel of the same source. 100 वाट के बल्ब हैं, 3 को ऐसे कनेक्ट करो। वोल्टेज वही रखना। और अब इन 3 को कैसे कनेक्ट कर दो? सेम सोर्स, दोनों को V से कनेक्ट किया है। अगर तीनों 100 वाट के बल्ब हैं, सही है, और ये भी कैसा है? यहां तक तो सवाल हो गया। ठीक, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये इनकी पावर है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? Will the bulb in two circuit will blow with same brightness? अगर हमने सेम वोल्टेज 220 वोल्ट पे कर रखा है, तो अंकुर मुझे बताओ कि क्या दोनों एक जैसे ही चलेंगे या कुछ फर्क आएगा? फर्क आएगा। कौन ज्यादा तेज चलेगा? सेम चलेंगे दोनों। सेम चलेंगे। अब अंकुर ने ऐसा कहा, इसका रीजन देखें। चलिए, अंकुर ये क्यों कह रहे हैं कि इस केस में ये झालर की तरह टिमटिमाएंगे और इस केस में ये ब्रिलियंसी देंगे? अगर सीरीज में लगा दो तो झालर ही है, बड़े से बड़ा बल्ब भी झालर। अगर वैसे लगा दो तो ये चीज है, ये पहले ही तो है। चलो, अब क्यों अंकुर ने ऐसा कहा, इसका रीजन देखो। चलो देखो, ये भी है, सही है। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? विल द बल्ब, अगर जो वोल्टेज है तो बताओ मुझे टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल होता है रेजिस्टेंस में? इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस। ये तुम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया है, V = V1 + V2 + V3, ये डिराइव किया है ना? जब से ये अगर V है तो ये कितना हो जाएगा?
की, ये भी कितना हो जाएगा V/3। तो वो पोटेंशियल ड्रॉप मिलकर ही तो इनके सम के इक्वल होगा, सबको जोड़ दो तो V हो जाएगा। भाई तुम्हारी जेब में पैसा है, तुम खर्च करते गए, फिर घर आ गए, सही कि नहीं? अगर इसमें चलोगे तो किसी एक गली से घर में जाओगे तो दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज, जो सीमांत विभव है वही हर एक ब्रांच में शाखा के विभव के बराबर होता है। तो यदि ये V है तो ये भी V, ये भी V, और बोलो बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, तो will the bulb in two circuit will glow with same brightness। अब जरा देखिए कि इनका हीट सेम होगा, तुमको पावर दी है, ठीक है, पावर तो यहाँ पर दी है, वोल्टेज भी दिया है, दो चीज दी गई है। तो will the bulbs in two circuits will show V square by R। अब जरा देखिए, वोल्टेज तो V है ना, V वोल्टेज है वो डिवाइड हो गया, 1/3 हो गया। अब ऐसे केस में अगर कोई भी तुम 100 वाट का बल्ब बाजार से खरीद के ला रहे हो, बल्ब तो तुम्हारे 100 वाट के हैं, तो एज ऑल बल्ब्स आर ऑफ सेम वोल्टेज, सो उसके अंदर जो नाइक्रोम वायर है या जो उसका कंस्ट्रक्शन है, क्या वो बदल जाएगा कि वो नहीं बदलेगा? बल्ब तो वही है ना 100 वाट के, सिर्फ तुमने लगाने का तरीका बदला है। सो इसका मतलब है सो दे विल हैव सेम रेजिस्टेंस। इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि नहीं? 100 वाट का बल्ब यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, फिर सीरीज में लगाओ, तो क्या उसके अंदर का जो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बदल जाएगा? क्योंकि तुम बाजार से तो 100 वाट के ही ला रहे हो, लगा घर में है, जैसे भी रहे हो, क्या उसके अंदर का जो टंगस्टन वायर है वो बदल जाएगा क्या? ऑल बल्ब्स आर ऑफ 100 वाट, सो देयर रेजिस्टेंस इज सेम। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? लिखो, ऑल बल्ब्स आर ऑफ सेम वोल्टेज, सेम वोल्टेज के हैं, सो दे हैव सेम रेजिस्टेंस। दीज हैव, इनमें क्या होगा? सेम रेजिस्टेंस। और उनको मैंने R कर लिया, लेट कितना रेजिस्टेंस है? R रेजिस्टेंस हो गया कि नहीं? अब जरा देखो, अगर इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, और आसान तरीके से ये सब मत देखो, इसको कट करो, बस यहीं से ही पता चल जा रहा है कि कोई भी पावर, सो दिस इन केस ऑफ सीरीज द पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच बल्ब इज डिक्रीज्ड, सो पावर इज डिक्रीज्ड। अगर पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज हो जाएगा तो बोलो पावर किसके इक्वल होती है? V स्क्वायर बाई R होती है कि नहीं होती? R किसी का कहीं कुछ बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। तो यहाँ पर आपके केस में इन सीरीज कॉम्बिनेशन V कितना हो जा रहा है? बताइए, V/3 है, तो इसलिए V को वोल्ट भी लिख सकते हो, वोल्टेज भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ऐसा लिख दो, तो पावर कितनी हो जाएगी? बोलो बात समझ आ गई? वोल्टेज 1/3 हो गया कि नहीं? अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पावर कितनी हुई P1 के केस में या PS के केस में? इसे कैलकुलेट करो। 9 नीचे से रख जाएगा, सही है? तो V बोलो PS कितना हो जाएगा? 1/9 और V स्क्वायर बाई 9, करेक्ट? यानी जितनी होनी चाहिए, जिस हिसाब से उसे जलना चाहिए इस ट्यूबलाइट को, वो 1/9 ब्रिलियंसी के साथ जलेगी। अगर तुम सिर्फ सीरीज में लगा देते हो 1/9 हो जाएगी। ये तो तुमने यही देख लिया, क्योंकि R तो नहीं बदलेगा ना, बल्ब जो बाजार से ला रहे हो, क्या उसके अंदर का रेजिस्टेंस बदल दो? सही है। अब यहाँ पर बताओ, इस केस में वोल्टेज कितना है? V। तो इन पैरेलल में बताइए, पावर इन पैरेलल, तो वोल्टेज स्क्वायर और अपॉन रेजिस्टेंस, यहाँ आप लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस रिमेन सेम बिकॉज इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट बल्ब।
ठीक है, ये तो बनाया हुआ बल्ब है, तो यहाँ वोल्टेज की जगह V लिखो, बिकॉज द ड्रॉप एट ईच आर्म इज सेम एज किसके इक्वल, टू टर्मिनल वोल्टेज, है ना। तो क्या लिखोगी, V²/R। तो क्लियरली तुमको क्या पता चल रहा है PS और PP में कि PP इज PS और V²/R की जगह आप क्या लिख दो जरा बताओ, ये यहाँ पे ले आके क्या लिख दोगे, क्या PP नहीं लिख दोगे, सही है। सो दैट मीन्स पावर तुम्हें समझ में आ गया। अगर सबको तुम T टाइम तक जलाओ है 100 ही वाट के, लेकिन अब तुम ऑन कर दो तो क्या ये हीट डेवलप्ड हो जाएगी, तो क्या करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय T, इससे मल्टीप्लाई करो बाय T ऑन बोथ साइड। तो बोलो P इंटू T क्या होता है, कि कितनी देर रनिंग टाइम है। तो तुमने जब चलाया तो इससे तो जूल हीटिंग लॉ बन गया। तो बोलो हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज ज्यादा होगी कि हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल, और पैरेलल की 1/9 होगी सीरीज, वो झालक का काम करेगा। बोलो बात समझ में आ गई, है आसान चीज, ये फार्मूला लगा देना बस V/3 करके ये वाले यहाँ डालने, है ना। अब देखिए जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई कैसे करोगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज डिवाइडेड, ठीक है, while in parallel combination same voltage remains in each arm। इस लाइन के बहुत मार्क्स हैं, है ना। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, सीरीज अरेंजमेंट, terminal voltage is divided, is subdivided into various जो उसके पास एप्लियंस हैं। However, in parallel अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होगा, दैट इज ब्रांच वोल्टेज इज सेम एज टर्मिनल वोल्टेज, सेम। जाने से पहले इसका मम्मी से बात करा देना, टर्मिनल वोल्टेज, यहां तक ठीक है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 13। सर वो बी अच्छा बी पार्ट भी है इसमें क्या, हाँ क्या है? अच्छा ये तो सही, बी अभी किया ही नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर बल्ब फ्यूज हो जाए तो will the rest of bulb continue in series नहीं चलेगा और पैरेलल जलेगा। if one bulb is fused, तो क्या होगा? सर्किट ओपन हो जाएगा then circuit is open, और फिर क्या होगा, बाकी दो नहीं and ठीक है, no bulb will glow। Here क्या लिखोगे बताओ, here in series combination the brilliancy is 1/9 times than the brilliancy of parallel। ये लिख लेना, brilliancy की बात की जा रही है। in series combination is 1/9 times than the parallel combination। चलो अब इस केस में क्या होगा,
अगर पैरेलल में पूजा एक बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या होगा? तो क्या होगा बताओ? फ्यूज हो जाए तो क्या हो जाएगा? हटा ही दो, मैंने तो हटा ही दिया फ्यूज पैटर्न, हटा दिया ऊपर वाला। देन इसके ना होने से कुछ होगा क्या? देन अदर बल्ब विल कंटिन्यू टू देन, ठीक है, दैट ब्रांच इज ओपन, सिर्फ वही ब्रांच ओपन हो जाएगी, ओपन while other bulbs will continue to grow. चलो अब अगले दो नंबर के सवाल देखो। 13th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट्स। एक्स क्या है स्नेहा बिश्नोई, वाई क्या है और जेड क्या है, बताओ जरा। एमीटर है, वाई क्या है? रेजिस्टर, जेड क्या है? वोल्टमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14th क्वेश्चन में मोनिका, ये और रियोस्टेट भी लगा दिया। तो रियोस्टेट का काम क्या है? रियोस्टेट से तुम रेजिस्टेंस बदल सकते हो, आगे पीछे करके रियोस्टेट देखा हुआ है ना तुमने, रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हो। ये तो रेजिस्टेंस ही है और तुम्हारे पास एक और रेजिस्टेंस है, तुम चाहे तो इसे 10 ओम का कर सकते हो, 20 ओम का कर सकते हो, जितना मर्जी उतना कर सकते हो। ये रियोस्टेट सही है। ये हो गया, ये हो गया। चलिए अब इसमें तुम्हें क्या बताना है, व्हाट कैन बी करेक्टली कंक्लूडेड बाय सीइंग द सर्किट गिवन बिलो। जबकि इसमें क्या है, R1 है और ये क्या है, R2 है। तो इतनी चीज आपको दी गई है, प्लस माइनस, ये प्लस है, ये प्लस होगा, ये माइनस, यहाँ गलती से लिखा है, और ये क्या लिखा गया है, ठीक है। अब जो इस एंड पर होगा प्लस है तो प्लस से ही चलेगी चीज, फिर इन दोनों में जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद इनका सब डिवीजन होगा और फिर वो चीज बढ़ते बढ़ते फिर जब यहाँ से आ रही तो ये दोनों फिर जुड़ के इधर आ जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, ये दोनों जुड़ के यहाँ आ जाएंगी, सही है। तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, यहाँ तक ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये जैसे 6 वोल्ट है और ये कितना है, 0 वोल्ट है। यहाँ तक तो कुछ भी खर्च नहीं होगा, खर्च होगा क्या, यहाँ तक 6 वोल्ट तक तो रहेगा। अच्छा अब आगे देखो, यहाँ पर 0 वोल्ट है तो क्या यहाँ 0 वोल्ट रहेगा भाई? कोई अब घर आ रहा है यहाँ तो रास्ते में तो नहीं खर्च कर रहा ना, यहाँ कुछ है रजिस्टर क्या? तो ये 0 वोल्ट, ये कितना है बताओ, 0 वोल्ट, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ क्या कोई लॉस है? यहाँ क्या लिख दे बोलो, यहाँ भी कुछ नहीं है। अच्छा ये 0 वोल्ट है तो बोलो इसके बाद यहाँ भी 0 वोल्ट लिख दें क्योंकि यहाँ भी कुछ खर्च नहीं। तो तुम मुझे बताओ कि ये R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्योत्सना कितना है, जिसके एक एंड पे 6 वोल्ट लिखा है, एक तरफ 0 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 6 वोल्ट। अच्छा इस R2 के अक्रॉस दिखाओ, सो R2 में ये 6 है, ठीक है। अब इसमें देखो यहां तक 6 आया है और भी कुछ है, इसको तो छोड़ दो, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। वोल्ट ये जो होता है क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, इनफाइनाइट। ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। वोल्ट मीटर से कोई करंट नहीं जाती है, बहुत हल्की सी जाती है। तो अब बोलो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस और इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्या सेम है? और अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो तुम ऐसे कनेक्शन को क्या कहती हो,
बहुत अच्छा। देखो अब इन्होंने कैसी ट्रिक लगाई, आयुषी ने बहुत अच्छा। इन्होंने जब कोई नहीं देख रहा था चुपचाप पकड़ के इस वायर को मोड़ के इकट्ठा कर दिया, बोले हो गया पैरेलल। बहुत बड़ी बात की है, वायर यही था और इन्होंने बस इसे मोड़ के, वायर से क्या होता है, वायर के बीच में कुछ है क्या, तो इन्होंने इस वायर को ये ऐसे ऐसे मोड़ के यहाँ तक ले गए, बोले तुम सीधे रहो, कुछ नहीं, ये इस एंड को इस एंड में मोड़ के सब खत्म कर दिया। कुछ फर्क पड़ेगा? कॉपर कम कर दो, बीच से काट दो और तुरंत बता दिया। सर देखिए दो तरीके से बताया, बोले सर जब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो इसलिए पैरेलल, और यदि ये वायर यहाँ से जोड़ दो इधर पर तो भी क्या पैरेलल नहीं हो जाएगा। और बाकी का कनेक्शन इन्होंने, आयुषी ने क्या किया बताओ, वोल्टेज, बाकी कुछ नहीं किया, बाकी वोल्टेज से भी जा रहा है ये जोड़ दिया और बाकी इसमें ये वोल्ट है और जो भी है। बोलो बात समझ में आ गई? कई तरीके से तुमको बताया है, तो तुमको क्या बताना है, हमने ये वायर मोड़ के एक कर दिया, तो बोलो दोनों एक साथ हो गए कि नहीं हो गए? तो आप इससे क्या कंक्लूड कर रहे हो? पैरेलल कनेक्शन। That R1 and R2 are in parallel combination। बोलो बात समझ में आ गई? तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, अगर कोई खाली वायर है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, आप उसे पास कर दो, छोटा छोटा करके मिला ही दो, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखो इस चीज को, तो आंसर क्या हुआ? R1 R2 is in parallel. R1 and R2 are Parallel. in parallel combination। ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना भी तुम दिखा दोगे तो काफी है। As potential difference across both are same, as potential difference across both resistor are same। अगला सवाल देखें, पूछा गया है हाउ विल द रीडिंग बी चेंज इफ इट इज कनेक्टेड बिटवीन बी एंड सी। अगला सवाल देखो, चलिए 1 2 3 ही है। This is T and this is ammeter। तो 1 ohm, 3 ohm, 2 ohm और this is 3 volt। सर्किट करंट बताओ जी सुना। पेपर देखने लगती हो, मैं सर्किट करंट पूछ रहा हूं तो तुम पेपर देखने लगती हो। सुनील आप बताओ, बोलो। करेक्ट। अब इन्होंने RS को कैसे निकाला, R1 प्लस R2 प्लस R3, करेक्ट। तो दिस इज इक्वल्स टू 6, ये 6 ओम हो गया टोटल। तो अब जब तुमको इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता चल गया, वोल्टेज भी पता है, तो ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल्स टू IRS। तो 3 इज इक्वल्स टू I इंटू 6, तो I कितना हो गया 3/6, तो 0.5 एम्पियर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? करंट। अब आगे की बात करो, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि B से C के बीच कनेक्ट कर दो इसको। ये है BC, ये B है और ये C है। तो अच्छा वोल्टेज तो बता दो जो सुना, B और C के बीच कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज ड्रॉप बताओ। So when connected to, ठीक है, how will the reading change? पहले A और B के बीच देखो, when connected to AB, पहले AB की रीडिंग अच्छा बताओ। 1.5 वोल्ट। करेक्ट। तो इन्होंने कौन सा फार्मूला लगाया, V इज इक्वल टू IR, और सर्किट करंट तो सेम है, सर्किट करंट 0.5 लिखी और इंटू 1, और अंकुर ने तुरंत हाथों हाथ आंसर दे दिया कि वोल्टेज 0.5 वोल्ट है। बहुत बड़ी बात है, टेंथ में होकर इतना अच्छा कर रहा है। अब ये देखो, अब व्हेन कनेक्टेड टू B टू C, बताओ आंसर। यही वोल्ट मीटर यहाँ लगा दो तो क्या होगा,
बताइए, आप थोड़ा तेज बोलो। करेक्ट। तो V का क्या फार्मूला होगा? IR। करंट कितनी जा रही है? 0.5। रेजिस्टेंस कितना है? सर मैंने वो बीसी का बताया सर मैंने। लो, इन्होंने BC का भी हाथों हाथ बता दिया, हर चीज इन्होंने बता दी। सही है। सो हाउ इट विल चेंज? इट विल इंक्रीज बाय 1 वोल्ट। कैसे चेंज होगा? सही है। चलो, अब मैम आपका पेपर लेंगी। पेपर में कुछ नहीं लिखना है लास्ट तक, और जिसके पेपर में अभी तक लिखा जा चुका है वो बदल लें। चलो, इधर कटा में ठीक है। थोड़ा पीछे की सीट पे बैठ जाइए, 5:30 बजे 9th वाले आएंगे। नोट कर लो।